साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं एक फिल्म पर बात करूंगा और फिल्म के बहाने थोड़ी सी बात परिवार के बारे में करूंगा। 1987 में एक किताब छपी। उस किताब का नाम है जस्टिस, जेंडर एंड द फैमिली। इसकी लेखिका हैं सुजान मोलर ऑकिन। ऑकिन ने अपनी किताब में लिखा कि एन इक्वल शेयरिंग बिटवीन द सेक्सेस ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, especially child care, is the great revolution that has not happened. Until there is justice within the family, women not be able to gain equality in politics, at work or at any other sphere. यानी पारिवारिक जिम्मेदारियां विशेष रूप से बच्चों की देखभाल में दोनों लिंगों के बीच समान भागीदारी वह महान क्रांति है जो अभी तक नहीं हुई है। जब तक परिवार में न्याय नहीं होगा, महिलाएं राजनीति, कार्यस्थल या किसी अन्य क्षेत्र में समानता हासिल नहीं कर पाएंगी। ऑकिन अपनी इस किताब में ये भी लिखती हैं कि द फैमिली इज द लिंचपिन ऑफ जेंडर, reproducing it from one generation to the next. As we have seen, family life is typically practiced in our society is not just either to women or to children. Moreover, it is not conducive to the rearing of citizens with a strong sense of justice. यानी परिवार लिंग भेद की धुरी है जो इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। जैसा कि हमने देखा है, हमारे समाज में आम तौर पर जिस तरह का पारिवारिक जीवन अपनाया जाता है वह महिलाओं या बच्चों के लिए न्यायपूर्ण नहीं है। इसके अलावा यह न्याय की मजबूत भावना वाले नागरिकों के पालन पोषण के लिए भी अनुकूल नहीं है। इस बात पर संदेह की व्यापक गुंजाइश है कि परिवारों के वर्तमान मूल्यों के रहते संवैधानिक और मानवीय मूल्यों पर भरोसा करने वाले और उनके अनुसार जीवन जीने वाले नागरिक विकसित किए जा सकते हैं। लिंग के आधार पर अन्याय की नींव पर खड़े परिवारों में न्याय को मानने वाले नागरिक पैदा किए जा सकते हैं। इस बात पर भरोसा करना काफी मुश्किल है। G5 के OTT प्लेटफॉर्म पर आजकल एक फिल्म उपलब्ध है। फिल्म का नाम है मैसेज। यह फिल्म 7 फरवरी को रिलीज की गई। इसकी डायरेक्टर हैं आरती कदम। इस फिल्म में सानिया मल्होत्रा लीड रोल में है। यह फिल्म परिवार में स्त्रियों के उत्पीड़न की अनेक परतों और प्रकारों को दर्शाने में सफल रही। मैन राइट्स ग्रुप ने इस फिल्म की यह कहकर आलोचना की है कि यह फिल्म भारतीय परिवार व्यवस्था और उसके मूल्यों पर हमला है। यानी कि यह परिवार विक्टिम बनाने वाली व्यवस्था और विक्टिम बनाने वाले परिवारों पर हमला है। इस फिल्म की कहानी और उसके प्रस्तुतिकरण के आधार पर मैन राइट्स ग्रुप ने यह नहीं कहा कि यह फिल्म परिवार के भीतर महिलाओं के आर्थिक, यौनिक, स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों का हनन करने के तरीकों को बखूबी दर्शाती है। उन्हें कहना चाहिए था कि अगर परिवारों ने अधिकारों का हनन करना बंद नहीं किया तो परिवार टूट जाएंगे, इसलिए परिवारों को सुधर जाना चाहिए। परंतु ऐसा कहने की बजाय वे मैसेंजर पर ही टूट पड़े हैं। उन्हें मानना चाहिए कि परिवार में सुधार बहुत ही धीमी गति से हो रहा है और महिलाओं तक आज़ादी की चाहत और समझ ज़्यादा तेजी से पहुंच रही है। फिल्म की कहानी ऋचा पर केंद्रित है। ऋचा एक पढ़ी लिखी लड़की है। वह डांसर है। उसका अपना डांस ट्रूप है। उसने कई लड़कियों को डांसर बनने के लिए प्रेरित किया। उसकी शादी दिवाकर नाम के लड़के के साथ होती है। दिवाकर एक डॉक्टर है। उसका अपना एक हॉस्पिटल है। शादी की शुरुआत जिस रोमांटिक लव के साथ होती है उसका झूठ जल्दी ही सामने आ जाता है। कहा भी गया है कि रोमांटिक लव एक भ्रम है, तो रोमांटिक लव रेत पर खड़ी की गई दीवार की तरह जल्द ही ढह जाता है और विवाह नाम की संस्था की सच्चाई सामने आ जाती है। वह संस्था जो असमानता के सिद्धांत पर टिकी हुई है, जिस संस्था में मेल सेक्स को फीमेल सेक्स के ऊपर वरीयता प्राप्त है, उस वरीयता को असमान धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक परंपराओं का समर्थन हासिल है। हमें इस तथ्य के सबूत समाज में भी मिलते हैं और इस फिल्म में भी। दिवाकर एक डॉक्टर था। शादी के बाद भी वह डॉक्टर बना रहा। पति हो जाने भर से उसकी पढ़ाई लिखाई का इतिहास मिटा नहीं दिया गया। जबकि शादी के बाद ऋचा सिर्फ बीबी बना दी गई। वो एक डांसर थी। शादी के बाद बीबी बनने में सहायक कुशलता के अलावा
उसकी तमाम कुशलताओं को हिंसा के बल पर मिटाने की कोशिश लगातार की गई। दिवाकर की इच्छाओं के साथ पितृसत्ता खड़ी है, जबकि पितृसत्ता ऋचा की इच्छाओं के खिलाफ खड़ी है। ऋचा के खिलाफ पितृसत्ता की सक्रियता केवल उसके पति और ससुर के जरिए ही सामने नहीं लाई गई है, बल्कि उसके पिता, माँ और भाई में बैठी पितृसत्ता भी ऋचा के खिलाफ सक्रिय है। इस फिल्म में ऋचा के अस्तित्व के खिलाफ केवल पुरुष ही नहीं खड़े हैं, बल्कि उसके ससुराल और मायके की स्त्रियां भी खड़ी हैं। दरअसल उसकी एक सहेली को छोड़कर उसके परिचय की तमाम स्त्रियां उसके अस्तित्व के खिलाफ खड़ी हुई हैं। ऋचा की सास इकोनॉमिक्स में पीएचडी है, लेकिन उसके ससुर को इस बात पर गर्व है कि उसकी बीवी पीएचडी होने के बावजूद शुद्ध रूप से डोमेस्टिक स्लेव है। खाना बनाने के अलावा पीएचडी इकोनॉमिक्स की हुई भारत की एक नागरिक अपने पति के बाहर जाने के समय चप्पल जूता तक निकालकर अपने पति को सुविधा प्रदान करती है। यानी जिस प्रकार एक परिवार व्यवस्था ने पीएचडी इकोनॉमिक्स की डिग्री प्राप्त एक नागरिक को चप्पल उठाने वाली बना दिया, उस व्यवस्था की तारीफ करते हुए लोगों को शर्म तक नहीं आ रही। यह पितृसत्ता के पक्ष में किए जा रहे सामाजिकरण की ताकत है, जिसने एक हाईली क्वालिफाइड इंडिविजुअल को केवल सेक्स के आधार पर दूसरे इंडिविजुअल का दास बना दिया है। ऋचा का ससुर और पति चाहता है कि सेक्स के आधार पर पीढ़ियों से चली आ रही दास्तां को जारी रखा जाना चाहिए। ऋचा का ससुर और पति चाहते हैं कि ऋचा पितृसत्ता की गुलामी की उन जंजीरों को गहने समझे, जिन जंजीरों से वे दोनों ऋचा के अस्तित्व को जकड़ना चाहते हैं। सुबह के समय ऋचा का पति टेनिस खेलने जाता है और ससुर घर पर योगा करता है। उसी दौरान ऋचा और उसकी सास घर के कामों में लगी होती हैं। इन औरतों को स्वस्थ रहने की गतिविधियों से सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों तरह से दूर रखा गया है। ब्रेकफास्ट के एक मौके पर ऋचा अपनी सास से आग्रह करती है कि वो भी खाने के लिए बैठ जाए और ऋचा रोटियां बनाती रहेगी और परोसती भी रहेगी। ऋचा की उस बात को सुनकर उसका ससुर कहता है कि ये बाद में खा लेंगी, इन्हें कौन सा क्लिनिक जाना है। यह सच है कि 2025 में भी भारतीय स्त्रियां खाने और गर्म खाना खाने के हक से महरूम रखी जा रही हैं और इस अन्याय का आधार केवल सेक्स है। एक दिन ऋचा ने डिनर के लिए रोटियां पहले से ही बनाकर हॉट केस में रख दी। खाने के वक्त दिवाकर ने ऋचा से पूछा कि रोटियां कहाँ हैं। ऋचा ने हॉट केस दिखाते हुए बताया कि हॉट केस में है। इस पर दिवाकर ने अपने आप को करेक्ट किया और कहा कि रोटियां नहीं, फुलके कहाँ हैं। परिवार के पुरुषों को फुलके चाहिए, लेकिन औरतों के हिस्से में घंटा भर पहले बनी रोटियां ही ठीक है। पितृसत्ता तय करती है कि फुलके तक किसकी एक्सेस होगी। पितृसत्ता केवल जमीन या हल तक एक्सेस को कंट्रोल नहीं करती, वो सेक्स के आधार पर फुलकों तक एक्सेस को भी कंट्रोल करती है। ऋचा के ससुराल में उसके पति की एक बुआ आई हुई है। क्योंकि ऋचा की सास अपने मायके गई हुई है, इसलिए उनकी अनुपस्थिति में क्षतिपूर्ति करवाने भर के लिए बुआ को बुलाया गया है। बुआ गले गले तक पितृसत्ता की अफीम खाकर ऋचा पर कड़ी नजर रखती है। वह खुद भी पितृसत्ता की विक्टिम है, लेकिन दूसरी औरत को विक्टिम बनाने में उसे पावर का एहसास होता है और वो उस पावर को एंजॉय भी करती है। दिवाकर डॉक्टर है, लेकिन अपनी पत्नी के सोशल मीडिया पर होने की खबर पाकर वो ऋचा के खिलाफ हिंसा पर उतारू होने को होता है। दिवाकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा के खाप पंचायत का सदस्य नहीं है। वो एक डॉक्टर है, लेकिन उसकी सोच और खाप पंचायतों की सोच में अंतर करना मुश्किल है। यह दूसरा मौका है जब ऋचा किसी जुल्म का प्रतिरोध करती है। दिवाकर के जोर देने पर भी वो सोशल मीडिया से हटने के लिए तैयार नहीं होती। ऋचा अपना पहला लेकिन हल्का प्रतिरोध तब दर्ज करती है जब दिवाकर क्लिनिक जाने के लिए तैयार होते समय उससे अपने कपड़े निकाल कर रखने के लिए कहता है। जब ऋचा अलमारी में से उसकी कमीज निकालकर सामने रखती है तो दिवाकर ऋचा से सारे कपड़े निकालने के लिए कहता है। यह बात ऋचा को चुभ जाती है। वो अलमारी से बाकी के कपड़े भी निकाल देती है, लेकिन व्यंग करते हुए पूछती है कि क्या वो उसको कपड़े भी पहना दे। ऋचा को औरत होने के कारण उसकी औकात दिखाते रहने का कोई भी अवसर
पति और ससुर हाथ से जाने नहीं देते। ऋचा अपने अस्तित्व को रोज रोज थोड़ा थोड़ा दरकते हुए देखती रहती है। रात काफी हो चुकी है। ऋचा किचन का काम निपटाने में लगी हुई है। दिवाकर को ऋचा के साथ से कोई मतलब नहीं है, उसे ऋचा की सेक्सुअलिटी से मतलब है। वो बेड पर लेटा लेटा ऋचा को फोन करके पूछता है कि और कितनी देर लगेगी। अगर दिवाकर को ऋचा का साथ चाहिए तो वो किचन में जाकर उसकी सहायता कर सकता है। ऐसा करने से ऋचा की मदद भी हो जाती और उसे उसका साथ भी मिल जाता। लेकिन दिवाकर को ऋचा का साथ नहीं चाहिए, उसे उसका शरीर भर चाहिए। ऋचा नौकरी करना चाहती है, लेकिन उसकी इस इच्छा का सम्मान करने वाला उसकी ससुराल में कोई नहीं है। पति और ससुर के मना करने के बावजूद ऋचा एक डांस एकेडमी में अप्लाई कर देती है, लेकिन इंटरव्यू के दिन उसे घर से निकलने नहीं दिया जाता। ससुर उसका रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। एक दृश्य में ऋचा और दिवाकर डिनर पर ऋचा की एक सहेली के घर गए हुए हैं। उसकी सहेली उससे पूछती है कि ऋचा डांस क्लासेस के लिए कब आएगी। इसका उत्तर देते हुए ऋचा कहती है कि वो नहीं आ सकती क्योंकि दिवाकर उसे फ्री की काम वाली समझता है और उसके घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा रखी है। यह बात दिवाकर को बुरी लगती है। वो नाराज हो जाता है। उसे तभी आराम मिलता है जब वो ऋचा से माफी मंगवा लेता है। क्या ऋचा ने इस बात पर दिवाकर से माफी मंगवाई कि दिवाकर उसकी आर्थिक आजादी में बाधक बनकर खड़ा हुआ है? ऋचा दिवाकर के लिए शारीरिक भूख मिटाने का जरिया है। स्त्री पुरुष की निहायत निजी गतिविधि में भी वो करता है जो उसे पितृसत्ता और अज्ञानता ने सिखाया है। उसके लिए संभोग एक टास्क है, प्रेम की प्रक्रिया नहीं। संभोग उसके लिए एकाकार होने का मौका नहीं है, निपटा देने वाली मानसिकता है। वो ऋचा का उपयोग करना जानता है, उससे प्यार करना नहीं। चाहे घर के काम हो या सेक्स, ऋचा के साथ उसका रिश्ता उपयोग करने भर का है, सहकार, सहयोग, बराबरी और प्यार का नहीं। ऋचा दिवाकर को बताती है कि दिवाकर सेक्सुअल इंटरकोर्स को टास्क की तरह निपटाता है। ऋचा समझाती है कि दिवाकर को सेक्सुअल इंटरकोर्स को आनंददायक बनाने के लिए फॉर प्ले के तरीकों को अपनाना चाहिए, लेकिन पितृसत्ता और अज्ञानता के अंधेरे में जीने वाला दिवाकर ऋचा के ज्ञानी होने को उसका चरित्रहीन होना समझता है। दिवाकर ऋचा पर सेक्सुअल इंटरकोर्स में अनुभवी होने का लांछन लगाता है, जबकि ऋचा सेक्सुअल इंटरकोर्स में बराबरी और समझदारी की मांग कर रही है। ऋचा की ससुराल में आने वाला हर मेहमान उसे नौकरानी से ज्यादा नहीं समझता, क्योंकि उसके ससुराल वाले उसे नौकरानी से कुछ ही ऊपर समझकर ट्रीट करते हैं। जिस तरह क्वालिफाइड ऋचा को किसी आर्थिक गतिविधि में जाने से रोका जाता है, उसी तरह भारत की करोड़ों क्वालिफाइड महिलाओं को भी आर्थिक गतिविधियों में शामिल होने से रोका जाता है। भारत में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो बेहद कम है। 2005 में भारत के शहरी इलाकों में यह रेशो 16.6% थी, जो 2020 में बढ़कर 16.8% हो गई। 2023 में रेशो बढ़कर 32.7% हो गई। महिलाओं के नीचे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो और अनपेड हाउस होल्ड वर्क के बीच जरूर कोई स्पष्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। ज्यादा अनपेड हाउस होल्ड वर्क तो कम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो, अनपेड हाउस होल्ड वर्क में कमी और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो में बढ़ोतरी। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि महिलाओं के लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो का बढ़ना अनपेड घरेलू कामों के बोझ के कम होने को दर्शाता है। हो सकता है कि पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट के घटने के कारण परिवार की आमदनी कम हो गई हो, जिसके कारण उन्हें किसी रोजगार में जाना पड़ता हो, जैसा कि कोविड के बाद भारत में देखा गया। अनपेड हाउस होल्ड वर्क की हकीकत को समझने के लिए दुनिया और देश के आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं। यूएन वीमेन की एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट का नाम है फोरकास्टिंग टाइम स्पेंट इन अनपेड केयर एंड डोमेस्टिक वर्क। इस रिपोर्ट के अनुसार औसतन इंडिविजुअल्स का एक दिन के 24 घंटे का 12% समय अनपेड घरेलू कामों में बीतता है। यानी एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे का 12% जो इंडिविजुअल्स हैं वो अनपेड घरेलू कामों में बिताते हैं। यानी इंडिविजुअल्स के
औसतन 2.9 घंटे अनपेड घरेलू कामों में खर्च होते हैं, लेकिन ये 2.9 घंटे सेक्स के आधार पर महिलाओं और पुरुषों के बीच असमान रूप से बटे हुए हैं। यूएन वीमेन की रिपोर्ट बताती है कि 75% अनपेड घरेलू काम महिलाओं को करने पड़ते हैं। पुरुष अपने काम का 6.5% ही अनपेड घरेलू कामों पर खर्च करते हैं, जबकि महिलाएं अपने समय का करीब 18% अनपेड घरेलू कामों पर खर्च करती हैं। यही कारण है कि सुजान मोलर ऑकिन ने अपनी किताब जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली में लिखा है कि परिवार में अभी एक क्रांति होनी बाकी है, ऐसी क्रांति जिसके बाद अनपेड घरेलू कामों का बंटवारा स्त्री और पुरुषों में समान रूप से होने लगेगा। अनपेड घरेलू कामों के बंटवारे पर भारत की स्थिति को राष्ट्रीय स्तर पर समझने के लिए 2024 में आई भारत सरकार की रिपोर्ट टाइम यूज सर्वे 2024 को पढ़ा जा सकता है। 4,54,192 लोगों के सैंपल पर किए गए सर्वे के आंकड़े चौंकाते नहीं हैं, बस वे भारतीय परिवारों में पितृसत्ता की राष्ट्रीय तस्वीर पेश भर कर देते हैं, जिस तस्वीर के आधार पर सच्चाई से मुंह छुपाने वाले लोगों से कुछ हद तक बात की जा सकती है। भारत सरकार की ये रिपोर्ट बताती है कि भारत में केवल 27% पुरुष अनपेड डोमेस्टिक सर्विसेज में भागीदारी करते हैं, जबकि 81.5% महिलाएं ऐसी सर्विसेज को करती हैं। ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि अनपेड घरेलू कामों के असमान बंटवारे का महिलाओं और पुरुषों पर क्या असर पड़ता है। इस सवाल का उत्तर देने के लिए एक आंकड़ा इस रिपोर्ट में दिया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार केवल 21% महिलाएं रोजगार संबंधी गतिविधियों के लिए समय निकाल पाती हैं, जबकि 61% पुरुष अपना समय रोजगार संबंधी गतिविधियों पर खर्च करते हैं। पितृसत्ता एक ऐसा ढांचा है जो शक्ति को पुरुषों के पक्ष में साधने के लिए बनाया गया है और सदियों के बाद भी जिसका लाभ पुरुषों को सहज ही मिल रहा है, और कुछ पुरुष तो आज भी उस ढांचे को बनाए रखने के लिए सक्रिय तौर पर काम कर रहे हैं। इसलिए मिसेस फिल्म में ऋचा का दिवाकर को यह कहना अनेक पुरुषों को चुभ गया कि उसका पति उसे मुफ्त की कामवाली समझता है। यूएन वीमेन और भारत सरकार की टाइम यूज सर्वे 2024 रिपोर्ट का हवाला मैंने पहले दिया था। ये रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ऋचा ने जो समझा और कहा वह अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सच्चाई है। ऋचा के भीतर अपमान और असमानता के कारण पनप रहा ज्वालामुखी उस दिन फट पड़ता है जिस दिन उसके ससुराल में उसके ससुर के जन्मदिन की पार्टी दी जा रही है। ससुराल वालों की नज़र में वह एक लौंडी थी, सो रिश्तेदारों और मेहमानों की नज़र में भी उसकी औकात एक लौंडी से ज़्यादा न रही होगी। तमाम रिश्तेदार और मेहमान भी अपने घर की औरतों को शायद लौंडी ही समझते होंगे। रिश्तेदारों और मेहमानों से उनकी इच्छा पूछी जा रही है और ऋचा तक पहुंचा दी जाती है। इच्छाओं के पूरा होने में देर होने पर दिवाकर किचन में जाकर ऋचा पर चिल्लाता है कि उसने अभी तक मेहमानों की इच्छा अनुसार सामग्री तैयार क्यों नहीं की। अपमान में गले गले तक डूबी ऋचा ने कई दिनों से टपकते वॉश बेसिन के मैले पानी से भरी बाल्टी से ग्लासेस भरे और हॉल में जाकर टेबल पर रख दिए। जब दिवाकर और ऋचा के ससुर को पता चला कि गिलासों में मैला पानी है तो वे दोनों ऋचा को सबक सिखाने के लिए किचन की ओर लपके, और दिवाकर ऋचा पर चिल्लाया ही था कि ऋचा ने बाल्टी में बचा हुआ मैला पानी उन दोनों के मुंह पर दे मारा और कार की चाबी उठाकर मायके के लिए निकल गई। घरेलू हिंसा के खिलाफ ऋचा का वो असरदार एक्शन था। कोई कह सकता है कि ऋचा को मेहमानों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। सवाल यह है कि जो रिश्तेदार और मेहमान किसी के व्यक्तिगत संबंधों में अपनी नाक घुसाकर उनकी हर गतिविधि को सूंघते फिरते हैं, वो ऋचा के साथ की जा रही हिंसा को न सूंघ पाए हों, इसकी संभावना कम ही है। रिश्तेदार देख रहे हैं कि पार्टी चल रही है और ऋचा के ससुराल वालों ने कोई हलवाई नहीं बिठाया हुआ है। फिर भोजन आदि कौन बना रहा है? क्या रिश्तेदार इस तथ्य को नहीं जान पा रहे होंगे? उनके खाने पीने की डिमांड्स को पूरा करने के क्रम में पिस कौन रही है? क्या वो इस बात को नहीं समझ रहे होंगे? अगर वे इस तथ्य के प्रति उदासीन या इग्नोरेंट हैं
तो इसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए। अब ऋचा अपने मायके पहुंच चुकी है। उसके माता पिता उसे ससुराल वापस जाने के लिए मना रहे हैं। इसी बातचीत में ऋचा की मां उससे कहती है कि बेटा, इतनी सी बात पर नाराज नहीं होते। स्वयं को बेटा कहे जाने का पुरजोर विरोध करते हुए ऋचा अपनी मां को टोकती है कि वो बेटा नहीं, बेटी है। वो माँ बाप के द्वारा बेटी को बेटा कहे जाने के माया जाल को काटकर फेंक देती है। वो स्पष्ट करती है कि जब माँ बाप बेटे और बेटी के बीच असमानता विकसित करते हैं तो उन्हें बेटी को बेटी ही कहना चाहिए। बेटियों को बेटा कहकर उन्हें भ्रमित नहीं करना चाहिए। उनके दरमियान अभी बातचीत चल ही रही थी कि बाहर से ऋचा का भाई भी आ जाता है। ऋचा की मां ऋचा से कहती है कि वो अपना गुस्सा थूक दे और पानी पी ले और एक गिलास पानी अपने भाई को भी दे दे। इतना सुनते ही ऋचा के बदन में जैसे आग लग जाती है। उसका चेहरा तमतमा जाता है। अपनी मां का प्रतिरोध करते हुए वो कहती है कि वो भाई को पानी नहीं देगी। वो सवाल करती है कि क्या उसका भाई अपने आप पानी नहीं ले सकता? जब ऋचा से खुद पानी लेने के लिए कहा जा रहा है तो भाई से क्यों नहीं कहा जा रहा? वो अपने माता पिता को फटकारते हुए कहती है कि उनके जैसे माँ बाप ही बेटों को बिगाड़ते हैं। ऋचा द्वारा बोला गया संवाद बिल्कुल सही है। अगर आप अपने आसपास के 10 परिवारों का अवलोकन करें तो आपको ज्यादातर परिवारों में माता पिता का स्त्री द्वेष दिखाई देगा। मेरी समझ से यह एक शानदार फिल्म है जो जेंडर के आधार पर किए जाने वाले सामाजिकरण को चुनौती देते हुए पॉजिटिव सोशलाइजेशन का उदाहरण प्रस्तुत करती है। यह फिल्म बताती है कि अगर परिवार अन्याय पर आधारित पारंपरिक मूल्यों को बचाए रखना चाहते हैं तो उन्हें टूटना ही चाहिए ताकि समाज पर समतामूलक परिवार बनाने का आंतरिक और बाह्य दबाव पड़ता रहे। नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह रावत।